नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा नतीजों को लेकर खास शो तिमाही नतीजों का तर्कश, और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। चौथी तिमाही के नतीजों का सीजन बस खत्म होने वाला है और निफ्टी के गिने चुने नतीजे बच गए होंगे। और अब तक का जो सीजन बीता है, या तो ज्यादातर नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं या फिर अनुमान के मुताबिक आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो रिजल्ट सीजन रहा है, ये बाजारों को सपोर्ट करने वाला रहा है और उस चीज का इंपैक्ट हमने बाजार की चाल में देखा भी है। लेकिन कई सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी पड़ताल की जाए और आपके लिए निवेश के मौके कहां पर बन रहे हैं उसके बारे में अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से पता लगाया जाए। तो आज के शो में, जो कि हमारा तिमाही नतीजों का तर्कश पार्ट 1 है, इसमें हम 4 बड़े सेक्टर को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इनसे बाजार के लिए क्या दिशा मिल रही है, आपके लिए संकेत क्या मिल रहे हैं, कौन से नतीजे अच्छे रहे हैं, कौन से खराब रहे हैं, और अगर आपको अभी पोर्टफोलियो में चर्निंग करनी है तो किन शेयरों पर आपको दांव लगाना है या फिर अपना वेटेज को बढ़ाना है। तो आज के शो में आईटी, बैंकिंग, मेटल और ऑटो, ये 4 बड़े सेक्टर का हम विश्लेषण करेंगे और इनके नतीजों की हम पूरी चीरफाड़ करेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि अब आपकी प्लानिंग इन सेक्टर की कंपनीज में होना क्या चाहिए। देखिए, आईटी और बैंकिंग, ये दो अगर हम सेक्टर को मिला दें तो अकेले इन दोनों का निफ्टी में करीब करीब 48% के आसपास का योगदान है। तो अगर ये अच्छे हो गए तो समझ लीजिए कि बाजार की दिशा अच्छी हो गई। तो चलिए नतीजों को समग्रता से समझते हैं और एक एक करके सारे सेक्टर पर आपके लिए व्यू बनाते हैं इस खास शो में, जिसका नाम है तिमाही नतीजों का तर्कश। तो तिमाही नतीजों का तर्कश इस खास शो में आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं विलियम ओ नील के मयूरेश जोशी। और मयूरेश जी से हम एक एक करके तमाम सेक्टर के बारे में उनका व्यू जानेंगे और उनसे समझेंगे कि उनको स्टैंड आउट रिजल्ट्स कौन से लगे हैं और उनकी सलाह क्या है। लक्ष्य भी जानेंगे, टारगेट भी समझेंगे कि अगर यहाँ से साल भर का आपको नजरिया बना के चलना है तो कौन से शेयरों में बेहतरीन मौके दिख रहे हैं। लेकिन हमारे 4 सहयोगी भी तैयार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जावलेकर हैं, शरद दुबे हैं, शेषा हैं और सृष्टि शर्मा है। गौरव से जानेंगे कि बैंकिंग के नतीजे कैसे रहे। शरद बताएंगे कि आईटी के जो नतीजे आए, जिससे शुरुआत हुई थी अर्निंग सीजन की, वो कैसे रहे थे। आशीषा मेटल्स को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं, तो आशीषा से मेटल कंपनीज का मूड समझेंगे। और सृष्टि से जानेंगे कि क्या ऑटो सेक्टर में रिकवरी आई है, क्या उसकी शुरुआत हो गई है। अगर हाँ, तो अब चूंकि इतना बड़ा सेक्टर है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो, कमर्शियल व्हीकल, तमाम चीजें इसमें हैं, तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू चाहिए आपसे मयूरेश जी इस अर्निंग सीजन पर। ओवरऑल हमें तो ठीक दिख रहा है कि नहीं, ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, नंबर्स ठीक ठाक ही आए हैं। आपने कैसे एसेस किया है इस अर्निंग सीजन को? आफ्टरनून अभिषेक जी। ने 2 पहलू थे अर्निंग सीजन के। एक एक्सपेक्टेशन था कि जो कंजम्पशन लेड सेक्टर्स हैं, यहाँ पे एक एमिनेंट स्लोडाउन देखने मिलेगा। वो वॉल्यूम्स के तर्क पर हो या आधार पर हो या प्राइसिंग के आधार पर, और कुछ हद तक मुझे लगता है ऑन एस्टिमेटेड लाइंस रहे हैं। बट इवन विद इन दिस सेक्टर्स, अगर हम एफएमसीजी की बात करें, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, फुटवेयर, अपैरल मेकर्स, कुछ कंपनीज आउटलायर्स रही हैं और कुछ कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिए हैं विद बेटर कमेंट्रीज। दूसरा, आई थिंक जो तबका रहा है, विच इज प्रीडोमिनेंटली बैंक्स, आईटी, फार्मा, कैपिटल गुड्स, जो हेवी वेट सेक्टर्स हम कहते हैं, वहां पे भी जो एक्सपेक्टेशन थी नंबर्स की, एक सॉफ्ट एक्सपेक्टेशन ही थी। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन लाइन ऑफ एस्टिमेट्स आए नंबर्स, यानी कोई डिटोरेटिंग नंबर्स नहीं आए, जो बहुत एक एनकरेजिंग साइन है। और दूसरा, आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड, आई थिंक अगर आप अंडरलाइंग या अंडरपिनिंग कमेंट्री देखें काफी मैनेजमेंट्स की अक्रॉस दिस सेक्टर्स एज वेल, बिकॉज टैक्स कट्स का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि बेहतर मानसून हो सकते हैं। जो कंजम्पशन रिलेटेड पूरा तबका था जो दबाव में था, एक्सपेक्टेशन यही है कि Q1 Q2 में शायद एक बेस इफेक्ट क्रिएट हो, और क्यू सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स यानी Q3 ऑनवर्ड्स शायद एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिले। एट द सेम टाइम आई थिंक जो गवर्नमेंट केपेक्स अभिषेक जी स्टार्ट हुआ है, जो पिछले वर्ष अराउंड द सेम टाइम वाज लैगिंग बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन्स,
इलेक्शंस थी, आई थिंक दैट हैज कम बैक इन फुल फोर्स। लिक्विडिटी काफी बेहतर हो गई है बिकॉज ऑफ द आरबीआई इंफ्यूजन सिस्टम में। और इसलिए आई थिंक ये सारे पहलू हमें ये दर्शाने लग रहे हैं कि आई थिंक फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में शायद एक अर्निंग्स का बॉटम आउट हो, और जैसे कमेंट्रीज हम सुन रहे हैं शायद सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी अर्निंग्स रिकवरी है पुल बैक देखने में। बिल्कुल, सेकंड हाफ में अच्छी खासी अर्निंग रिकवरी आई है। और लास्ट क्वार्टर यानी कि Q3 की जब अर्निंग्स आए थे उसमें भी हमने देखा था कि सेकंड हाफ जो था वो बाजार के लिए अच्छा था। कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी जो कि इस क्वार्टर में होगी, यानी कि Q1 FY26 में होंगी, क्योंकि जो सरकार ने मेजर्स लिए थे बजट में टैक्स में रिलीफ को लेकर, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। मानसून वाला इम्पैक्ट आएगा, कंजम्पशन वाले शायद जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े फोर फ्रंट पर उठेंगे, तो उनको भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं और थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि नतीजे आए कैसे हैं। और शुरुआत करेंगे उस सेक्टर से जो कि बाजार को गाइड करता है, बैंकिंग फाइनेंशियल। निफ्टी में अकेले 37% का बड़ा वेटेज। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव बताइए, नंबर्स किस तरह से आए हैं, कहां ज्यादा आपको एनकरेजिंग नंबर्स दिखे हैं और कहां पर थोड़ी सुस्ती दिखी है? जी हाँ, अगर हम बात करें अर्निंग्स की बैंक्स को लेके, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बैंक्स की, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक। इन बैंक्स में हमने देखा कि काफ़ी अच्छे अर्निंग्स जो थे हमें Q4 में देखने को मिले। अगर हम बात करें इसके बेस की, लोन बुक के ग्रोथ की, तो वहाँ पे भी एक अच्छा नंबर हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ऐसे बैंक्स की जहाँ पे इनलाइन नंबर देखने को मिले, तो सबसे पहले आता है एसबीआई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो नतीजे तो अच्छे थे, बट आगे जाके जो ग्रोथ गाइडेंस है वो थोड़ा कम होते हुए हमें देखने को मिला था। इसके अलावा बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक की, यहाँ पे कुछ वीक नतीजे जो थे वो देखने को मिले थे। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो जैसे कि हमें पता है कि कहीं पे जो लोन बुक ग्रोथ है वहाँ पे बैंक का स्ट्रगल चल रहा है। आखिर में बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई सारे वन ऑफ्स हमें इस क्वार्टर में ही देखने को मिले थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी, तो कहीं पे बैंक ने लॉसेस जो है वो रिपोर्ट किए हैं इस क्वार्टर में, लगभग 2300 करोड़ के लॉसेस जो है वो रिपोर्ट किए हैं, और आगे जाके एमएफआई में भी स्ट्रेस जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। इसके अलावा कुछ बात करते हैं ऐसे बैंक्स की जहाँ पे एमएफआई का एक्सपोजर ज़्यादा है। सबसे पहले आता है बंधन बैंक, यहाँ पे भी कुछ वीक नतीजे देखने को मिले, बट इसके अलावा आरबीएल बैंक में एक अच्छे नतीजे देखने को मिले, क्योंकि बैंक ने कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में ये जो एमएफआई में से स्ट्रेस है वो कम होते हुए हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम मिड साइज बैंक्स की बात करें, जैसे फेडरल बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, लगभग इनलाइन नतीजे देखने को मिले थे। फेडरल बैंक की बात करें तो कहीं पे जो मैनेजमेंट चेंज है और जो अप्रोच है वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। जबकि आईडीएफसी बैंक में नतीजे के साथ साथ कहीं पे जो स्टेक जो फंड रेज हुआ था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। इसके अलावा कुछ छोटे बैंक्स पे भी नजर डालते हैं, जैसे सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, यहाँ पे कुछ अच्छे नतीजे जो थे वो देखने को मिले थे। ओवरऑल अगर हम पीएसयूज के ऊपर बढ़े तो कहीं पे जो लोन बुक ग्रोथ है वहाँ पे ट्रेंड जो है वो थोड़ा स्लो देखने को मिला। ओवरऑल नतीजे जो थे वो कहीं पे इनलाइन देखने को मिले, बट इसमें सबसे बड़ा फोकस जो है वो फंड रेजिंग पे रहा है, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा कि पीएसयूज जैसे एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीनों ने भी कहीं पे ये जो फंड रेजिंग है उसके लिए अप्रूवल लिया है। तो ओवरऑल अगर हम बैंक्स की बात करें Q4 FY25 में और आगे जाके भी, तो एक अच्छे नतीजे Q4 में बैंक्स की तरफ से, प्राइवेट बैंक्स की तरफ से देखने को मिले। इनलाइन नतीजे जो है वो पीएसयू बैंक्स की तरफ से देखने को मिले, और आगे का आउटलुक जो है वो भी स्ट्रांग रहा है। आखिर में अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, तो उसमें नजर रखना जरूरी है, क्योंकि जो रेट कट्स है वो होने वाले हैं, और बट इसके अलावा जो ग्रोथ है उसके चलते हुए कि अच्छी कमेंट्री जो है बैंक्स की तरफ से देखने को मिल रही थी। ठीक है, बढ़िया है। तो यानी कि जो बैंकिंग के लीडर हैं, यानी कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनके नतीजे अच्छे रहे हैं। इंडसइंड बैंक का खराब प्रदर्शन तो है ही, और बुरी खबरों का दौर भी लगातार जारी है। तो इंडसइंड बैंक से अगर आप दूर रहते हैं तो वो आपके हित में होगा, इतना हम गाइड कर सकते हैं आपको। लेकिन चलिए जरा समझते हैं मयूरी जी, Q3 के ये Q4 के नंबर्स में हम देख रहे हैं कि लोन ग्रोथ की बात हो या फिर डिपॉजिट ग्रोथ हो तो अच्छे दिखे हैं। शायद अब जो Q1 के जो नंबर्स हों उसमें थोड़ी डिपॉजिट को लेकर चिंताएं आएंगी। बैंकिंग में अगर आपसे पूछें कि आपके हिसाब से स्टैंड आउट पिक, आपको जो पसंद हो हर पैरामीटर पर, वो बैंक कौन सा है सर? विशेष आईसीआईसीआई बैंक रहेगा विद लार्ज कैप नेम्स, क्योंकि हमें लगता है जैसे आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे रहे हैं काफी उत्साहजनक रहे हैं ऑन ऑल काउंट्स। जो एडवांसेस ग्रोथ भी रही है उन्होंने थोड़ी म्यूटेड रखी है, क्योंकि आई थिंक जो अंडरराइटिंग रिस्क उनको शायद सिस्टम में दिख रहे थे उनके वजह से वो ऑल आउट नहीं गए हैं। आप कुछ हद तक सही बोल रहे हैं कि आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ में जो एक ट्रैक्शन देखा गया था कुछ महीनों पहले, क्या वो लैग हो सकता है? बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कासा डिटोरेशन हुआ है पूरे सिस्टम में, आई थिंक द वर्स्ट इज प्रोबेबली ओवर, और एडवांसेस डिपॉजिट ग्रोथ ठीक ठाक रहना चाहिए पूरे सिस्टम के लिए।
आईसीआईसीआई बैंक शुड ऑल्सो रिपोर्ट बेटर नंबर्स जहां तक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज का सवाल रहा है। जो दूसरे पहलू हैं एज फार एज एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आर कंसर्न, वो लार्जली इन लाइन है, कंट्रोल्ड है, स्टेबल है, और एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड बुक हो, स्लिपेजेस हो ऑन द ओवरऑल बैलेंस शीट, और जितनी प्रोविजनिंग हुई है ये सारे सब सिस्टम से सब अकाउंट्स के सामने, ये काफी अच्छी तरह से कवर्ड है। जो पहलू वापस ये बताता है कि आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी, expectations on NIM stabilizing and improving going forward, और रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली आरओएज और आरओईज जहां पे एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा जा सकता है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक विद इन द लार्ज कैप नेम्स जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, रेटिंग्स, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, कैंसलिंग के सारे पहलू ये सेटिस्फाई करता है, तो इस पे हम काफी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, बढ़िया है। अच्छे से परफॉर्म करके आईसीआईसीआई बैंक ने दिया भी है। ओवर द ईयर अगर आप देखेंगे तो करीब 25-30% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट किए हैं, बाजार से बेहतर। और एक साल तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को, तो 15% के रिटर्न की आप उम्मीद यहाँ से करके चल सकते हैं। नतीजों के बाद हमने देखा था कि आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक, दोनों के शेयर में हमने तेजी देखी थी और बाजार को सपोर्ट करने में इन दो शेयरों का योगदान बड़ा अच्छा रहा था। अब आते हैं आईटी पर। आईटी से वैसे नतीजों की शुरुआत होती है, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे दूसरे नंबर पर। आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये तमाम दिग्गज हैं। बाकी कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ओरेकल फाइनेंशियल, बिरला सॉफ्ट जैसी मिड कैप वाली कंपनीज भी हैं। और एक चिंता इसके लिए रही है कि अमेरिका में जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है, थोड़ा माहौल उससे खराब हुआ। इसके अलावा स्पेंडिंग घटने वाली चीज़ें भी अमेरिका में थी, कहीं ना कहीं मंदी की बातें हो रही थी। लेकिन Q4 के नंबर्स में कौन कौन से मसले रहे, नतीजे कैसे आए, ये ज़रा समझते हैं। शरद बताइए, आईटी कंपनीज के नंबर को बताइए, और अगर आप सेग्रीगेट कर पाएँ लार्ज कैप को और मिड कैप को अलग अलग करके तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल अभिषेक, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है मिले जुले नतीजे आए हैं, टूवर्ड्स द वीकर साइड ही कहूँगा। सुस्त आए है। यूएस में इस तिमाही में देखें तो टॉप 5 कंपनीज के आय जो है गिरा है, ऑलमोस्ट 2% की जो है डी ग्रोथ देखने मिली है। कोफोर्ज, एम्फेसिस, परसिस्टेंट जैसे जो टियर 2 वाले कंपनीज है, इनके प्रदर्शन लेकिन बेहतर हुए हैं। ओवरऑल रिटेल, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्क्रिशनरी की जो खर्च है वहाँ पे कमी देखने मिले, तो उसके कारण ऑफकोर्स जब डिस्क्रिशनरी बजट्स कम होते हैं तब आईटी के जो बजट्स होते हैं वो भी जो है कम हो जाते हैं स्पेंडिंग को लेके। पर किन कंपनियों ने जो है गाइडेंस कमज़ोर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें नोट करने के लिए। इन्फोसिस वित्त साल 2026 के लिए सिर्फ 0 to 3% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का आउटलुक दिया है। विप्रो ने भी जो है पहले तिमाही के लिए नेगेटिव गाइडेंस जारी कर दी है। और केपीआईटी टेक, साइंट, कोफोर्ज ने वित्त साल 2026 में गाइडेंस सस्पेंड कर दिया, यानी कि मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है कि गाइडेंस ही नहीं दे रहे हैं FY26 के लिए। तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा देखने मिल रही है। और कुछ कंपनीज़ में मार्जिन्स के भी दबाव है। अगर इन कंपनीज़ को स्क्रीन पे लाते हैं तो देखेंगे टॉप 5 कंपनीज़ में मार्जिन का एवरेज जो है नेगेटिव साइड में ऑलमोस्ट 44 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है। उन कंपनीज़ के मैं नाम लेता हूँ, टीसीएस, कोफोर्ज, एलटीटीएस और केपीआईटी टेक। यहाँ पे जो है अप्रेजल में भी देरी हुआ है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट बात है जिस पे नज़र होगी। और अभिषेक, आपने सच कहा था कि एआई सेगमेंट पे क्या कमेंट्री रहती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे आईटी कंपनीज अपने बजट्स भी बढ़ा लिए एआई के लिए। क्या उतना यूज़ रहेगा, क्या प्रेशर आएगा कंपनी के फाइनेंशियल्स में? तो यहाँ पे जो है बड़ी डील जो है एआई के इस्तेमाल के साथ कंपनी ने अनाउंस तो कर रहे हैं, लेकिन एआई लगभग 20 से लेकर 40% तक का जो लागत है वो बचा सकती है अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस में। और हमने हाल ही में देखा था ग्लोबली माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने 3% वर्कफोर्स को जो है एआई और ऑटोमेशन के कारण जो है उन्होंने जो है पिंक स्लिप दिया था। ऑफकोर्स ओपन एआई, एनवीडिया, गूगल में एआई को लेकर भी बड़े बड़े डील चल रहे हैं। तो एआई एक साइड है, एक हमारे सर्विस बेस्ड लेगेसी आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे जो है कॉस्ट कटिंग भी जो है देखने मिल रही है, क्योंकि एआई की ऑटोमेशन हो रही है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग फेज पे आईटी स्पेस खड़ा है। एंड इंटरेस्टिंगली एफआई का भी वेटेज आईटी स्पेस में बहुत है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है या पेन अगले 2-3 क्वार्टर में और देखने मिल सकती है, क्योंकि अभी तक जो है डिस्क्रिशनरी बजट्स बड़े नहीं हुए हैं। ठीक है, शरद ने पूरी विस्तार से इस सेक्टर के नतीजे कैसे आपको बता दिए हैं। मनीष जी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आईटी सेक्टर मुझे खड़ा हुआ दिखता है, क्योंकि
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडॉप्शन को लेकर कंपनियां काफ़ी गंभीर हैं, भारी भरकम निवेश कर रही हैं। लेकिन चुनौती ये है कि एक तरफ कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी ओर मार्जिन श्रिंक कर रही है। अमेरिका की चैलेंजेस अपनी जगह पर हैं और ये है कि जो डिजिटली अपने आप को कंपनीज बेहतर करेंगी, शायद वो लीड लेंगी। आपकी स्टडी क्या कह रही है? इन नतीजों से क्या निष्कर्ष निकालें? कौन सी कंपनी बेटर प्लेस्ड है अब जो आगे मौके बनेंगे उसका फायदा उठाने के लिए? तो जैसे शरद और आपने दोनों ने एक मैक्रो कंसर्न्स फ्लैग ऑफ किए हैं, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्ट्रीट प्रोबेबली इज आल्सो बिलीविंग इन द सेम थिंग। इसलिए आई थिंक ये स्ट्रीट का अनुमान है कि ये सारे अगर फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स होते हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका से या यूरोप से, ये थोड़े डिफर हो सकते हैं या थोड़े तिमाहियों तक पुशबैक हो सकते हैं। तो अगर वैसा होता है तो जो कमेंट्रीज इंडिकेट कर रही हैं लार्ज कैप आईटी कंपनीज के, आई थिंक इन लार्ज कैप एचसीएल टेक के नंबर्स रिलेटिवली बेहतर आए थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कमेंट्रीज इंडिकेट कर रही है इट्स अ मिक्स्ड बैग, यानी ऑल दीज मैक्रो कंसर्न्स शायद मैनेजमेंट कमेंट्री पे प्ले आउट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर गाइडेंस गोइंग फॉरवर्ड, वो कांस्टेंट करेंसी में हो, एबिट मार्जिन का हो या ओवरऑल ऑर्डर एक्टिविटी का हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड ऑर्डर विन डॉलर टर्म्स में। हैविंग सेड दैट, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पॉलिसीज निकल के आएंगी वो टैरिफ रिलेटेड हो या टैक्स कट्स रिलेटेड हो, ये से कैसे उभर के आती है नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप हाउ डज दैट प्रॉब्ली कम आउट ऑफ इट्स sluggishness एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न्ड। और ये सारे पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगले वर्ष के सेकंड हाफ में जब क्लाइंट ऑर्डरिंग होती है अक्रॉस सेक्टर्स, बीएफएसआई हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसका दबदबा ठीक है, आईटी पर ये व्यू। एक काम करते हैं, छोटे से ना ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद मयूरी जी से उनके आईटी में पसंदीदा शेयर भी जानेंगे और दो और बड़े सेक्टर का विश्लेषण करेंगे जो कि हैं मेटल और ऑटो। सृष्टि और आशीषा हमारे साथ तैयार हैं, आप कहीं जाएंगे नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं Q4 के नतीजों के सीजन पर हमारा खास शो तिमाही नतीजों का तर्कश, और आपकी हम प्लानिंग बना रहे हैं कि अगर आपको Q4 के रिजल्ट्स के बाद अगर अपना पोर्टफोलियो प्लान करना है तो कौन से शेयरों के साथ बने रहना है और कौन से शेयरों से किनारे कर लेना है या फिर अपने वेटेज को थोड़ा सा कम कर लेना है। ब्रेक से पहले हमने मयूरी जी से चर्चा की आईटी और बैंकिंग के नतीजों पर। हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह के नतीजे आए हैं और उसके बाद अपनी पसंद के शेयर भी बताए अपने बैंकिंग में और आईटी में। मयूरी जी ने कहा कि उनको पसंद है बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, और आईटी में जो मिड कैप आईटी वाले जो शेयर्स हैं परसिस्टेंट या फिर एम्फेसिस, उन पर उनका फोकस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मेटल और ऑटो की चर्चा करते हैं और मेटल के नतीजे कैसे आए हैं इस सेक्टर के बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, मेटल के लिए देखिए कई सारे कंसर्न्स भी रहे हैं, चैलेंजेस भी रहे हैं। हालांकि एक लेंस से देखना गलत होगा, स्टील वाली कंपनीज को अलग नज़र से देखना पड़ेगा और जो एल्यूमिनियम वाली होंगी उनके लिए थोड़े से ट्रिगर्स अलग थे, एल्यूमिना के प्राइसेस वगैरह समेत। आप जरा ये बताइए कि नंबर्स आपके हिसाब से किस तरह के आए हैं सेक्टर के? चौथी तिमाही के मेटल सेक्टर के नतीजों की बात करें तो कोई मेजर नेगेटिव्स नहीं दिखे। इनफैक्ट दिग्गज कंपनियों की बात करें तो टाटा स्टील, हिंडाल्को के नतीजे अनुमान से बेहतर ही थे। ग्लोबल मैक्रो सेटअप पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। याद रखें, टैरिफ वॉर को लेकर ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं थी, जिसके चलते ऐसा मानना था कि स्टील की डिमांड कमोडिटी मार्केट पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। लेकिन अब टैरिफ वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आया, जिसके चलते मैनेजमेंट का आउटलुक FY26 के लिए काफी पॉजिटिव था। इनफैक्ट टाटा स्टील के मैनेजमेंट का मानना है कि स्टील के प्राइसेस में जो कमजोरी दिखी थी वो अब रिवर्स होती हुई नजर आएगी और FY26 में स्टील के प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो टाटा स्टील ने 10,000 करोड़ का कॉस्ट रिडक्शन प्लान अनाउंस किया FY26 के लिए, जो एक बड़ा पॉजिटिव था। ऑल इन ऑल उनकी कमेंट्री यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर भी काफी पॉजिटिव थी। इसके अलावा हिंडाल्को की बात करें तो याद रखें, नोवेलिस उनकी होली ओन सब्सिडरी, उसके नतीजे काफ़ी अच्छे थे। FY26 के लिए एबिटा पर टन आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है
और इंडिया ऑपरेशंस पर भी उन्होंने कहा कि कैपेक्स प्लान्स ऑन ट्रैक है और एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मेटल सेक्टर के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। टाटा स्टील के नतीजों की बात करें तो वहाँ पर भी स्ट्रेंथ दिखी। हिंडाल्को, कोल इंडिया जैसे नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे, कोई मेजर नेगेटिव्स नहीं दिखे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनेजमेंट का जो आउटलुक है FY26 के लिए वो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल मेटल सेक्टर के जो बड़े नतीजे आए वो ठीक ठाक आए हैं। लेकिन मयूरेश जी, क्या किसी मेटल शेयरों को लेकर आप बुलिश हैं, कोई निवेश का नजरिया दे रहे हैं? हालांकि देखिए सिक्लिकल इन नेचर हैं, ग्लोबल डिपेंडेंस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये ट्रेड के लिए तो ठीक है, निवेश के लिए ठीक नहीं है। आपका व्यू क्या है और क्या कोई पसंदीदा शेयर है इस स्पेस में? एब्सोल्युटली राइट अभिषेक जी। आई थिंक जो ग्लोबल रिकवरी है इस पे काफी डिपेंडेंस होती है मेटल शेयरों की, और इसलिए आई थिंक कैसे चाइना में डिमांड सप्लाई वापस आएगी, LME प्राइसेस कैसे वापस आएंगे, ये देखना सब लाजमी होगा। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कोल इंडिया जैसा शेयर है जहां पे हम रिन्यूएबल्स के एडिशन की हमेशा बात करते हैं, क्या थर्मल एडिशंस उतने ही पेस में बरकरार रहेंगे? मुझे लगता है आई थिंक थर्मल एडिशंस भी कैलिब्रेटेड वे में, और इसलिए जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है वही ऑप्शन कोल का हुआ और अदरवाइज शुड बी ऑन रिलेटिव बेटर टर्म्स। प्लस जो डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक देता है 6.5%। एक जो डार्क हॉर्स रह सकता है ये स्पेस में अभिषेक जी कैन बी नेवली लिग्नाइट। जो इनके पास एक्सेस है लिग्नाइट माइंस के, जो एक लीडरशिप पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ लिग्नाइट प्रोडक्शन एंड सेल्स एज वेल। आज जो इनकी फैक्ट्री प्रोडक्शन क्लोज टू सेल्स पॉइंट्स है, जो एक्सपेक्टेशन है नंबर्स डिलीवरी में, शायद ये एक स्टॉक, और जो सोलर में एडिशन है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एडिशंस एज वेल, ये एक स्टॉक शायद एक डार्क हॉर्स बन के आ सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी थीम जो नेवली लिग्नाइट की है ये डोमेस्टिकली ड्रिवन थीम। ठीक है, नेवली लिग्नाइट पसंद है इस स्पेस में, और इसके जो नंबर्स आए थे नेवली लिग्नाइट यानी कि NLC इंडिया, अब तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, NLC इंडिया हो गई कंपनी का नाम। इन्होंने रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट्स इन्होंने पोस्ट किए थे और मैनेजमेंट का आउटलुक भी काफ़ी बढ़िया रहा था। नतीजों के बाद हमने शेयर में तेज़ी देखी भी थी, तो आप ये अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। और आखिर में एक और सेक्टर जो जिसके लिए मानसून बड़ा ट्रिगर बनेगा इस तिमाही में, वो है ऑटो का। सृष्टि हमारे साथ हैं, बहुत ही क्लोजली ट्रैक करती हैं। सृष्टि बताइए ऑटो के नंबर्स कैसे आए? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, ये मोटा मोटी 4 सेगमेंट है। EV जोड़ लें तो एक और सेगमेंट हो जाता है। बताइए कैसे आए नंबर्स? तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा हाथ इस बार नहीं लगी है, ये एक अच्छी बात ज़रूर है। क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम्स जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं रहे थे बीती तिमाही, पर उसके बावजूद जो है कंपनीज़ ने या तो उम्मीद के बराबर या फिर उम्मीद से बेहतर नंबर्स दर्ज किए हैं। और सेगमेंट वाइज अगर देखें तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुआ है उसका एक बेनिफिट ज़रूर मिला है। हालांकि आगे चल के थोड़ा इसका इम्पैक्ट या फिर आगे चल के ये अनिश्चितता ज़रूर है कि यहाँ से कच्चे माल की लागत जो है बढ़ेगी या नहीं। पर टायर कंपनीज के लिए जो क्रूड में जो गिरावट आई है, क्रूड डेरिवेटिव्स, रबर प्राइसेस जिस तरीके से पैन आउट हुए हैं, तो उसके चलते जो है वर्स्ट बिहाइंड यानी सबसे बकवास समय जो है वो अब पीछे रह गया है, ऐसा टायर कंपनीज का आउटलुक सामने आया है। आपको और भी बता देते हैं कि सेगमेंट वाइज और कंपनीज वाइज किस तरीके का प्रदर्शन रहा। सबसे पहले 2 व्हीलर सेगमेंट में यहाँ पर TVS मोटर्स का शानदार प्रदर्शन रहा। अन्य कंपनीज के मुकाबले देखें तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती नजर आई। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इस 2 महीने मई जून के महीने में सेल्स पिकअप भी कर रही है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प के भी नंबर्स ठीक ठाक रहे, बजाज ऑटो के नंबर्स जो आना बाकी हैं, पर TVS मोटर्स का जो एक्सपोर्ट आउटलुक था वो काफ़ी अच्छा रहा। और आयशर मोटर्स जो है आउटलुक अच्छा दे रहे हैं, पर इस बार मार्जिन पे मिस ज़रूर था। पैसेंजर व्हीकल स्पेस में M&M के शानदार नंबर थे, उम्मीद से बेहतर मार्जिन रहे। वहीं मारुति का ये ज़रूर कहना है कि आगे चल के थोड़ा डिमांड को ज़रूर देखना होगा। इस बार मार्जिन पे मिस था, पर एक्सपोर्ट आउटलुक वो काफ़ी अच्छा दे रही है। इसके अलावा ट्रैक्टर सेगमेंट में नंबर्स ठीक ठाक थे, पर आगे का आउटलुक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस बार अच्छी बारिश होने की तैयारी है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है दोनों ही कंपनीज़ ने। और आखिरी में टायर कंपनीज़, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे इस बार के नंबर्स में एनालिस्ट की सबसे बड़ा की टेक अवे यही था कि शायद हो सकता है कि सबसे खराब समय जो है वो पीछे है। आगे चल के
खास तौर से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होंगे, इससे इनके मार्जिन्स को बेनिफिट मिलेगा। पर सीएट के नंबर्स उम्मीद से भी बेहतर रहे। हालांकि नंबर फ्रंट पे अपोलो ने थोड़ा निराश जरूर किया। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया। तो तमाम सेगमेंट से ऑटो में ऑटो कंपोनेंट को भी अगर हम जोड़ दें तो मयूरी जी, ऑटो के हमने नंबर्स की चर्चा तो की, लेकिन मैं पीछे नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं आगे देखना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा। आगे देख के बताइए कि आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है जहां पर बढ़िया वैल्यूएशंस हैं, अच्छा फ्यूचर आपको दिख रहा हो, मैनेजमेंट सॉलिड लग रहा है आपको? तो फोर व्हीलर्स में अभिषेक जी मुझे लगता है एमएनएम के नतीजे बहुत बेहतर थे, जैसे सृष्टि ने कहा, और जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ देयर लीडरशिप इन एसयूवीज, ये शायद बरकरार रह सकती है। जो इन्होंने अधिग्रहण किया है एसएम इसूजू का, जो कमर्शियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, जो लो टनेज व्हीकल्स हैं, और जो एडिशन ये प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट एडिशन हो सकता है। डीलर डिस्ट्रीब्यूशन, नए मॉडल्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये सारी चीजें आई थिंक इनके फेवर में रहेंगी। जहां तक टू व्हीलर्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है टीवीएस मोटर्स ये आउट परफॉर्मर रहा है, बट जैसे वॉल्यूम ग्रोथ रही है, जैसे इनकी नई मॉडल की एक्सेप्टेंस रही है स्पेसिफिकली ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो हम एक्सपेक्टेशन बनाए के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, एक्सपोर्ट मार्केट्स में, जहां पे एक अच्छी बढ़ोतरी देखी जा सकती है वॉल्यूम को लेके एंड प्राइसिंग को लेके भी। एट द सेम टाइम आई थिंक जो मार्जिन प्रदर्शन रहा है ये कंपनी का, ये काफी सराहनीय रहा है, और इसलिए मुझे लगता है इवन वैल्यूएशन आर टैड बिट एक्सपेंसिव टीवीएस मोटर्स के, अगर ये नंबर्स डिलीवरी करते रहे तो शायद एक प्रीमियम वैल्यूएशन स्पेस की आउट परफॉर्मेंस बरकरार रह सकती है। ठीक है, परफेक्ट। तो सारी की सारी हमने आपको इन 4 सेक्टर में स्टॉक पिकिंग भी करा के आपको बता दी कि कहां पर आपको दांव लगाना चाहिए। तो फोर व्हीलर में या फिर उसमें ट्रैक्टर भी जोड़ लीजिए तो एमएनएम पसंद है, टू व्हीलर में टीवीएस मोटर पसंद है, बैंकिंग में आईसीसी बैंक पसंद है, मेटल माइनिंग की बात करें नेवेली लिग्नाइट यानी कि एनएलसी इंडिया पसंद है मयूरेश जी को, और आईटी में मिड कैप वाले जो नेम्स हैं उस पर ज़्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं। परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, ये तीनों के तीनों शेयर लॉन्ग टर्म के बेट हैं मयूरेश जी की तरफ से। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से और काफ़ी गहराई से, बारीकी से इन सारे सेक्टर्स के बारे में अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और बेहतरीन शेयर बताने के लिए। गौरव, शरद, आशीषा, सृष्टि, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बेहतरीन और डिटेल्ड रिसर्च की और दर्शकों को बताया कि नतीजे किस तरह के आए थे पिछले मतलब चौथी तिमाही के, और यहाँ से अब रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। चलिए शो को यहीं पर फिलहाल समाप्त करेंगे, लेकिन आप बने रहिए टीनो स्वदेश के साथ और तिमाही नतीजों का तरकश पार्ट 2 देखना ना भूलिए। नमस्कार।